Welcome back. This is part 3 of chapter 1, Challenges to Nation Building. In the second part, we have already discussed about problems in the partition plan and the consequences of partition. Now, in this part, I will explain the first challenge at the time of independence, and that challenge was consolidation of boundaries to ensure the unity and integrity of the nation. This was the biggest challenge. तो ये मैप आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैप आपकी बुक में भी दिया गया है. इस मैप में जो आप येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इस मैप में जैसे कि आप देख रहे हैं, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि आज उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंसेस, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बंगाल. सो ये पूरा येलो वाला पार्ट डायरेक्टली ब्रिटिश रूल में था, और जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस वाज रूल्ड बाय द प्रिंसली स्टेट्स. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, द फर्स्ट प्रॉब्लम, द फर्स्ट चैलेंज. देयर वर टू टाइप्स ऑफ टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया में दो टाइप की टेरिटरीज थी. फर्स्ट वाज द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस दैट वर डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस पर सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था. एंड सेकंड वर द प्रिंसली स्टेट्स, जिन पर राजाओं का, नवाबों का शासन था. ये प्रिंसली स्टेट्स किसी राजा या नवाब के कंट्रोल में आते थे, बट दे वर नॉट सॉवरन और सुप्रीम. ये कोई भी डिसीजन ब्रिटिशर्स की मर्जी के खिलाफ नहीं ले सकते थे. दे वर अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. मतलब ये अपने क्षेत्र में या स्टेट में शासन तो कर सकते थे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के किसी भी ऑर्डर्स को, डिसीजंस को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे. इन्हें ब्रिटिशर्स के हर डिसीजन, ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे. और भारत की आज़ादी के समय कुल 565 प्रिंसली स्टेट थे, जो करीब 48% इंडियन टेरिटरी को कवर करते थे, जिसमें करीब 28% पॉपुलेशन टोटल इंडिया की आती थी. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मेजर चैलेंज वाज टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट. आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या थी इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, क्योंकि जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इंडिया को आज़ादी मिली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा. इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सुप्रीमेसी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के साथ साथ प्रिंसली स्टेट से भी समाप्त हो गई. और इस एक्ट में कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स अब इंडिपेंडेंट हैं और वे डिसीजन लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं कि चाहें तो वे भारत के साथ जा सकते हैं, चाहे तो वे पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और चाहे तो वे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं. तो इस तरीके से कोई भी डिसीजन लेने के लिए वे स्वतंत्र थे. तो इस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इसके बाद इन प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं से, नवाबों से बातचीत करनी शुरू कर दी, ताकि ये प्रिंसली स्टेट्स उनकी कंट्री में शामिल हो जाएं. तो इन प्रिंसली स्टेट्स से बातचीत करना, इन्हें अपने देश में शामिल करना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था, क्योंकि कुछ राजाओं की, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ के जो राजा थे, उनकी पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही थी, और कुछ राजा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे. तो ऐसी स्थिति में आज जैसा भारत आप देख रहे हैं वैसा नहीं होता, वो बटा हुआ होता, वो बिखरा हुआ होता. हो सकता था कि हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने के लिए कुछ जगहों पर वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, मतलब हमें कई देशों से होकर गुजरना पड़ता. अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जो बीच में पड़ते हैं, जैसे कि हैदराबाद है, जिसकी प्रॉब्लम काफ़ी मुश्किल से सॉल्व हुई थी. मैसूर है, भोपाल स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर है,
तो अगर ये अलग हो जाते, मतलब एक स्वतंत्र स्वतंत्र देश बन जाते या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते, तो आप समझ सकते हैं कि क्या आज जो भारत हम देख रहे हैं वैसा भारत हमारे सामने होता? किसी सूरत में नहीं होता। जिस भारत की कल्पना फ्रीडम फाइटर्स ने की थी वे सब धूमिल हो गई होती। तो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना सबसे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क था। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि किस किस प्रिंसली स्टेट से प्रॉब्लम का सामना हमको करना पड़ा। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम ने, इसके अलावा कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल, इन प्रिंसली स्टेट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की। आगे हम वन बाई वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनका जो कंट्रीब्यूशन था प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराने में वो सबसे अहम है। अगर पटेल जी का रोल नहीं होता तो शायद जो भारत आज हम देख रहे हैं वो नहीं होता। शायद अलग तरह का एक बिखरा हुआ भारत हमारे सामने होता। पटेल जो स्वतंत्र भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय उनके पास था। इसके अलावा एक विभाग और बनाया गया था उस समय जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। रियासत के मामलों को देखने के लिए ये मंत्रालय बनाया गया था और ये मंत्रालय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो इस तरीके से ये इस विभाग को भी पटेल जी संभाल रहे थे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सेक्रेटरी थे वी.के. मेनन। इनकी बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी थी। तो इस तरह प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने के लिए 3 लोगों की एक टीम थी। एक थे माउंटबेटन, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थे। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। माउंटबेटन क्यों इम्पोर्टेंट थे? माउंटबेटन क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से थे और इंडिया के जितने भी राजा, नवाब, रॉयल फैमिलीज थी वे सभी मिलकर बनाते थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस और इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के हेड थे माउंटबेटन। तो इस तरह माउंटबेटन के इन राजाओं से बहुत अच्छे रिलेशन थे। माउंटबेटन का प्रभाव था इनके ऊपर और इस प्रभाव का इस्तेमाल किया उन्होंने इन राजाओं को कन्विंस करने में। माउंटबेटन ने अपने प्रभाव से, अच्छे संबंधों की बदौलत उन्हें कन्विंस किया कि उनका इंडिपेंडेंट रहना उनके फ़ायदे में नहीं है, उन्हें इंडिया ज्वाइन करना चाहिए। तो इस तरह एक बड़ा रोल प्ले माउंटबेटन ने भी किया प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने में। इसके अलावा सबसे बड़ा रोल प्ले था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हर वो तरीका उनको समझाने से लेकर कि आप भी हमारे साथ रहें ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई में, इसके साथ उन्हें ये डर भी दिखाया कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसका असर क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा। हो सकता है कि आप खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करें और लोग आपके खिलाफ रिवॉल्ट कर दें। इसके अलावा सरदार पटेल ने उनके इंटरेस्ट को भी समझा। उनसे ये वादा किया कि अगर वे भारत में शामिल हो जाते हैं तो उनके हित सुरक्षित रहेंगे। उनको प्रीवी पर्स देने की बात की थी। प्रीवी पर्स का मतलब है एक फिक्स अमाउंट उनको भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इस तरीके से राजाओं को कंसेशंस दिए गए। उनको कहा गया कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेफ रहेगी और इस पर भी जो प्रिंसली स्टेट्स नहीं माने उनके खिलाफ फोर्स यूज करने में भी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। तो इस तरह एक रियलिस्टिक यथार्थवादी का रोल प्ले सरदार पटेल ने किया। इस वजह से उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, लौह पुरुष उनको कहा जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि किस किस तरीके से उन्होंने एक एक स्टेट का इंटीग्रेशन किया।
तो देखिए, प्रिंसिली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के लिए वहाँ के राजा को एक डॉक्यूमेंट साइन करना होता था, जिसको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एग्जाम्पल के लिए है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे जम्मू कश्मीर के रूलर ने साइन किया था। ये सिग्नेचर हैं जो वहाँ के रूलर थे, महाराजा हरी सिंह, और यहाँ पर साइन है लॉर्ड माउंटबेटन के, क्योंकि उस समय माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराए गए सभी प्रिंसिली स्टेट से जो भारत में शामिल हुए। अब हम देखते हैं इसमें गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था। व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। गवर्नमेंट अप्रोच 3 चीज़ों पर बेस्ड थी। फर्स्ट वाज द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो कई जगहों पर ऐसा भी हुआ जब बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा, रूलर इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। तो ऐसी जगहों पर रेफरेंडम, जनमत संग्रह कराया गया। जैसे कि हम बात कर चुके हैं NWFP के बारे में, वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था। वहाँ के पॉपुलर लीडर कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान, जो भारत के साथ आना चाहते थे, लेकिन रेफरेंडम जो जनमत संग्रह हुआ वहाँ पर, उसमें वहाँ की जनता ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। और इसी तरीके से इंडिया में कई रियासतें थीं जहाँ पर रेफरेंडम कराकर उन्हें भारत में शामिल किया गया। सेकंड इज द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ रीजन्स को ऑटोनॉमी देने तक की बात की। जैसे कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 को शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसे अभी लास्ट ईयर ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरह इंटरनल आंतरिक मामलों में यहाँ ऑटोनॉमी दी गई और डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स सेंटर के पास रखे गए। एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन। ये मेन था, इसे किसी भी कीमत पर करना था। इसके लिए चाहे कोई भी कंसेशन दिए जाएं, लालच देकर, डरा धमकाकर या किसी और तरीके से। तो गवर्नमेंट का अप्रोच ये था कि एनी हाउ मेंटेन द बाउंड्री एंड सेव द नेशन। तो जैसा अखंड भारत था वैसा भारत होना चाहिए। 2 टुकड़े तो ऑलरेडी हो चुके थे भारत के, लेकिन अब ऐसा ना हो कि भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाए। तो ये एम था कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड इंडिया क्रिएट किया जाए। तो किन किन स्टेट्स में प्रॉब्लम आई थी, अब उन्हें एक एक करके देखते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर के बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं त्रावणकोर, जूनागढ़, भोपाल और जोधपुर के बारे में, कि इन स्टेट्स को शामिल कराने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके की कंडीशंस में ये स्टेट भारत में शामिल हुए। तो सबसे पहले त्रावणकोर ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। कहाँ पर है त्रावणकोर? ये यहाँ पर है। इस समय जहाँ पर आप आज केरला देख रहे हैं, वो उस समय था त्रावणकोर, कोच्चि। तो यहाँ के राजा ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया 1946 में। उसको ये लग रहा था कि उनकी काफ़ी बाउंड्री सी से लगती हुई है, समुद्र से लगती हुई है, तो हमारा अदर कंट्रीज से सी के थ्रू आसानी से लिंक हो जाएगा। तो हम तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब आपको एक बात यहाँ पर ही समझने की ज़रूरत है कि इन प्रिंसली स्टेट्स के जो एक्चुअल राजा थे वो एक लग्जीरियस लाइफ जीने में बिजी रहते थे।
एब्रॉड जाना, पार्टी करना, फुल इंजॉयमेंट वाली लाइफ जीने में वो बिजी रहते थे। और जो स्टेट का काम है उसको संभालते थे यहाँ के दीवान। तो इस तरीके से ये जो दीवान थे ये बड़े पावरफुल थे स्टेट में। और यहाँ त्रावणकोर के जो दीवान थे वो थे सीपी अय्यर। सीपी अय्यर ने त्रावणकोर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और इसी के साथ उनके इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। और जो कांग्रेसी थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। इसके बाद सीपी अय्यर के ऊपर एक अटैक होता है और सीपी अय्यर इस अटैक से डर जाते हैं। उनको लगता है कि उनका फैसला लोगों के खिलाफ है, तो इस तरीके से वो अपना फैसला बदल लेते हैं और त्रावणकोर का भारत में मर्ज होने का रास्ता क्लियर होता है। इसके अलावा यहाँ राजपूताना में भी प्रॉब्लम थी। राजपूताना में यहाँ जोधपुर था। जोधपुर की जो बाउंड्री थी वो पाकिस्तान से लगती थी और यहाँ के राजा थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह निगोशिएट कर रहे थे दोनों ही गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी। और जोधपुर के पाकिस्तान जाने का मतलब था कि राजस्थान की बहुत सी रियासतें पाकिस्तान के साथ चली जाती। तो जिन्ना जोधपुर को कोई भी कंसेशन देने को तैयार थे। इवन जिन्ना ने हनुमंत सिंह को एक ब्लैंक पेपर साइन करने के लिए दे दिया कि वे जो चाहें अपनी शर्तें इस पर लिख सकते हैं, बस वे किसी तरीके से पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो जब सरदार पटेल को ये बात पता चली तो सरदार पटेल ने हनुमंत सिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि जो कंसेशन वो दे रहे हैं वो हम भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से उनको काफ़ी समझाया और अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस उन पर किया और इस तरीके से हनुमंत सिंह भारत में शामिल होने के लिए एग्री हो जाते हैं और जोधपुर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा यहाँ था जूनागढ़। जूनागढ़ को मर्ज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ के जो रूलर थे वो एक मुस्लिम थे और यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी हिंदू। यहाँ के रूलर पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे और उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। अब ये इस तरह से पाकिस्तान में शामिल हो गई, लेकिन सरदार पटेल ने इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया और इस एक्सेशन को रिजेक्ट कर दिया कि हम इस एक्सेशन को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो क्या है, वो हिंदू है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इवेंट्स हुए और यहाँ की जनता ने यहाँ के नवाब के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया और यहाँ के नवाब जो थे वो कराची भाग जाते हैं और जो यहाँ के जो दीवान थे उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। तो अगर आपने बेनज़ीर भुट्टो का नाम सुना है, हमने फर्स्ट बुक में डिस्कस किया था इसके बारे में, तो ये बेनज़ीर भुट्टो के दादाजी थे। शाहनवाज भुट्टो ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्सीड करने को कह दिया। इसी बीच इंडियन फोर्स भी जूनागढ़ तक पहुंच जाती हैं और तो वो भी एक दबाव बन चुका था। तो इसके बाद यहाँ पर प्लेबिसाइड होता है। प्लेबिसाइड मीन्स पब्लिक वोट, और प्लेबिसाइड में 99% लोग भारत के फेवर में थे, उन्होंने इंडिया के फेवर में वोट किया। तो इस तरीके से जूनागढ़ भारत में शामिल होता है। इसके अलावा एक स्टेट था भोपाल। भोपाल यहाँ मध्य प्रदेश में है। भोपाल स्टेट में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम थी। जो यहाँ के रूलर थे वो एक मुस्लिम थे और यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू थी। भोपाल स्टेट के नवाब माउंटबेटन के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक लेटर माउंटबेटन को लिखा कि आई वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और मैं इंडिया के फेवर में नहीं जाना चाहता। तो माउंटबेटन ने उन्हें काफ़ी समझाया कि आप यहाँ बीच में पड़ते हैं, तो कैसे आप इंडिपेंडेंट होने की सोच सकते हैं।
या कैसे पाकिस्तान जाने की सोच सकते हैं। तो इस तरह माउंटबेटन के समझाने पर भोपाल के नवाब मान जाते हैं और इंडिया में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सभी रियासतें हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल हो चुकी थी। हैदराबाद और कश्मीर बहुत बड़ी रियासतें थीं और इनका इश्यू काफ़ी क्रिटिकल हो गया था। तो हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर के बारे में हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट त्रावणकोर, जूनागढ़, भोपाल एंड जोधपुर। इसके अलावा एक टॉपिक आपके इस चैप्टर में और न्यू ऐड किया गया है, डेट इज़ द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सिर्फ कुछ प्रिंसली स्टेट्स को ही मर्ज कराने में सरदार पटेल का रोल नहीं था, बल्कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराने में सरदार पटेल का एक बड़ा रोल था। और जूनागढ़ का इंटीग्रेशन तो सरदार पटेल की प्रेस्टीज की बात हो गई थी, क्योंकि ये उनका होम स्टेट था। तो इन सभी प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन सरदार पटेल के बिना नहीं हो सकता था। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उनके प्रयास के बिना जिस अखंड भारत को हम देख रहे हैं उसका निर्माण नहीं हो सकता था। पाकिस्तान के रूप में ऑलरेडी एक बड़ी टेरिटरी हमसे अलग हो चुकी थी, लेकिन अब और ज़्यादा नुकसान वे नहीं चाहते थे। तो बाकी टेरिटरी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर के बारे में। सो स्टे फिट, बी हेल्दी, टेक केयर, गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।